गुड मॉर्निंग। आज का पाठ है अध्याय 11 में गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध। गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध क्या है? ठीक है, गर्भित अनुबंध अधिनियम का निर्माण राजनियम के मतलब गर्भित अनुबंध क्या है? इसमें साधारणतः वैध अनुबंध का निर्माण प्रस्ताव तथा उसके स्वीकृत से होता है, परंतु ऐसा कुछ ऐसे भी अनुबंध है जो पक्षकारों के बिना किसी प्रस्ताव अथवा स्वीकृत के, यहाँ तक कि बिना मानसिक एकात्मकता के ही हो जाते हैं। ऐसे अनुबंध में कोई अनुबंध नहीं होता, परंतु इसी प्रकार के दायित्व उत्पन्न करते हैं जिस प्रकार वैधानिक अनुबंध द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब इसमें कुछ आवश्यक लक्षण या कुछ कमी भी दिखाई देती है, जैसे ऐसे ठहराव जो अंग्रेजी राजनियम के अनुसार अर्ध अनुबंध और भारतीय अधिनियम के अनुसार राजनियम द्वारा गर्भित अनुबंध या अनुबंध के समान ही कुछ संबंध हो, उसे हम क्या कहते हैं? गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध। ठीक है, गर्भित अनुबंध को अनुबंध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसे अनुबंध का निर्माण जो राजनियम के द्वारा होता है, जबकि अनुबंध का निर्माण पक्षकारों के बीच होता है। वास्तव में गर्भित अनुबंध जो है तो वो भारतीय अनुबंध अधिनियम के सन 1872 में गर्भित अनुबंध की परिभाषा दी गई, किंतु गर्भित अनुबंध की प्रचलित परिभाषा निम्नलिखित है। क्या है कि गर्भित अनुबंध एक ऐसा व्यवहार है जिसमें यद्यप पक्षकारों के मध्य किसी भी प्रकार का अनुबंध नहीं होता, परंतु कानून के अनुसार उसमें सामान्य रूप से कुछ अधिकार और दायित्व हो जाते हैं। अब गर्भित अथवा अर्ध गर्भित अनुबंध के लक्षण क्या हैं? ठीक है, अब इसके लक्षण में पहला नंबर क्या आता है? गर्भित एवं अर्धगर्भित अनुबंध के लक्षण में पहला नंबर है ये अनुबंध पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न नहीं होते हैं। इसमें क्या है? ये अनुबंध पक्षकारों के इच्छा से उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, इसके लक्षण में पहला है कि ये अनुबंध जो है तो पक्षकारों की इच्छा से उत्पन्न नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें पक्षकार की जो इच्छा होगी उसको हम मान्य नहीं करेंगे। फिर दूसरा है ये अनुबंध प्रायः एक पक्षकार को धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर है ऐसे अनुबंध व्यक्ति विशेष के विरुद्ध क्रियाशील होते हैं। फिर चौथा नंबर है ऐसे अनुबंध राज नियमों के कारण उत्पन्न होते हैं। फिर पांचवा नंबर है इसमें वैध अनुबंध के सभी लक्षण नहीं होते। ये इनके क्या हो गए? लक्षण। अब गर्भित अनुबंध अथवा अर्ध अनुबंध के प्रकार है ना, इसके कितने प्रकार होते हैं? गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध के प्रकार। ठीक है, अब इसमें गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध के प्रकार में कितने प्रकार माना गया है? ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध जो है तो वो 5 प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला नंबर है अनुबंध करने में
असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। क्या है? अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें अधिनियम की धारा 68 के अनुसार यदि अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्ति, मतलब जैसे मान लो कि एक अवयस्क हो गया या पागल हो गया, ऐसे व्यक्ति जिसका पालन करने के लिए असमर्थ व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य है, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसके जीवन के स्थिति के अनुकूल आवश्यकताओं की यो पूर्ति करता है, तो वह व्यक्ति जितने आवश्यकताओं की पूर्ति की है, ऐसे असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से भुगतान पाने का अधिकारी है। ठीक है। अब इसके आवश्यक तत्व भी निम्नलिखित हैं। जैसे मान लो कि अनुबंध करने में असमर्थ व्यक्ति हो या ऐसे व्यक्ति को जिसका पालन पोषण करने के लिए वह असमर्थ व्यक्ति वैध रूप से आबद्ध हो। फिर दूसरा नंबर है अन्य व्यक्ति जिसके उसके जीवन में उसकी स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की हो। वह अन्य व्यक्ति जिसने आवश्यक वस्तुओं में ऐसा प्रदान किया है, असमर्थ व्यक्ति की संपत्ति से भुगतान पाने का हकदार होगा। ठीक है। अब इसमें से हम उदाहरण के लिए बताते हैं आपको कि जैसे मान लो कि का जो है का व्यक्ति है, एक व्यक्ति का हो गया, दूसरा खा का व्यक्ति जो है तो अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है। अब खा उसके आश्रित व्यक्तियों के जीवन के अनुकूल आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है। तो खा उस संपत्ति के द्वारा खर्च किया गया धन पाने का अधिकारी होगा। ठीक है। फिर दूसरा नंबर है अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर से भुगतान देने की दशा में। अपने हित के लिए दूसरे व्यक्ति की ओर से भुगतान कर देने के दशा में अधिनियम धारा 69 के अनुसार जब कोई व्यक्ति ऐसे धन के भुगतान में कोई हित रखता है जिसका भुगतान रखने के लिए दूसरा व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य है और इसलिए उस धन का भुगतान स्वयं कर देता है, तो वह दूसरे व्यक्ति के भुगतान पाने का क्या हो जाएगा? अधिकारी हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा है स्वेच्छा से किंतु मूल्य लेने की भावना के लिए किए गए काम। ठीक है। इसमें से धारा 70 के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए वैधानिक रूप से कोई कार्य करता है अथवा कोई वस्तु देता है, तो वह बिना शुल्क के मतलब अभिप्राय नहीं करता है कि वह अन्य व्यक्ति जो है उससे लाभ उठाता है, यानी कि दूसरा व्यक्ति प्रथम व्यक्ति के प्रति क्षतिपूर्ति करने के लिए वह वस्तु लौटाने के लिए बाध्य है। जैसे मान लो कि एक व्यापारी है, भूल से कुछ माल दूसरे व्यक्ति ने यानी बा के घर में वो छोड़ आता है, बा माल को निजी माल समझ लेता है और वह आ को माल का भुगतान करने के लिए क्या हो जाता है? बाध्य हो जाता है। तो इसमें बा की संपत्ति को आग से जो मतलब उसमें खा नंबर व्यक्ति है उसमें बा की संपत्ति को आग से बचाता है, तो आ और बा से मुआवजा पाने का हक अधिकारी वो नहीं है, क्या खा नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में ऐसा प्रकट होता है कि आ ने सेवा भाव में ऐसा काम किया है, परंतु यदि सेवा भाव से काम नहीं किया होता तो क्षतिपूर्ति पाने का अधिकारी है वो। फिर है चौथा माल पाने वाले का उत्तरदायित्व। यह अधिनियम धारा 71 के अनुसार एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को कोई पड़ा हुआ माल पाता है और वह उसे अपने संरक्षण में ले लेता है, ठीक है, तो उसका उत्तरदायित्व निरपेक्ष ग्रहीता के समान हो जाता है। फिर 5वां नंबर है गलती से अथवा बल प्रयोग के जमीन अधीन धन अथवा माल की सुपुर्दगी देने की दशा में। अधिनियम धारा 72 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को गलती से उत्पीड़न के अधीन कुछ रुपया दिया गया और कोई वस्तु सौंपी गई, तो ऐसे व्यक्ति को उस रुपये का परिशोध करना होगा और
वह वस्तु उसे लौटानी पड़ेगी। उदाहरण के लिए मान लो कि आ और ब संयुक्त रूप से सा के लिए 100 रुपए के लिए ऋणी है। केवल आ सा से कुछ रुपए चुकता कर देता है और ब इस बात को जानता है कि 100 रुपए सा को चुका देता है, जबकि सा ब को उक्त रकम लौटाने के लिए वो बाध्य है। माने गलती से अथवा बल प्रयोग से के अधीन धन का माल सुपुर्दगी देने के दशा में, है ना। ये हो गया आपका गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध। ये इसमें से गर्भित अथवा अर्ध अनुबंध में आपके लक्षण हो गए और प्रकार। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।